नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र की बुक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने आपका टॉपिक नंबर 2 यानी कि जो आपका सेकंड चैप्टर है, विवाह, परिवार, जाति की असमानता और लैंगिक असमानता, ये चैप्टर स्टार्ट किया था। जिसमें अभी तक हम आपका विवाह टॉपिक, परिवार टॉपिक, जातीय असमानता और लैंगिक असमानता कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है धर्म और भाषाएं। ठीक है, ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये चैप्टर काफी बड़ा था, तो ये आपका 6-7 पार्ट में इसको कंप्लीट करना पड़ा। ठीक है, आज इसका लास्ट पार्ट है थ्योरी का। इसके साथ आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आपके इसमें शायद 80-90 क्वेश्चन है, कुछ 80-90 क्वेश्चन है जो आपके 2-3 वीडियोस में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा धर्म और भाषा, इसको देख लेते हैं। देखिए, समाजशास्त्र विभिन्नता, समान संस्कृति एवं सामाजिक जगह पर धार्मिक और भाषाई प्रचलन की भिन्नता को बताता है। देश के लंबाई और चौड़ाई तक भारतीय संदर्भ में धार्मिक विभिन्नता हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई इत्यादि का सह अस्तित्व द्वारा आकार बनाया गया है। हिंदू धर्म मात्र भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के सभी जीवित महान धर्मों में पुराना धर्म है। ठीक है, ये किसमें आपको बताया जा रहा है? धर्म और भाषाओं में। आगे देखिए, आगे है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक जो आपके उठापटक के रूप में चिन्हित है। यानी कि जो आपकी सबसे ज्यादा जो धार्मिक परिवर्तन है, जो धार्मिक हलचलें हैं, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जो दृढ़ और जटिल अभ्यास से परिणत हैं, जिसने हिंदुत्व पर आघात किया है। जैसे ब्राह्मणों का धार्मिक अनुष्ठान और जाति व्यवस्था से क्या है, अनन्यता। ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म दोनों भारत में 800 से 600 ईस्वी पूर्व में उत्पन्न हुआ। यह भारत में हिंदू धर्म के बाद सबसे पुराना धर्म है। ठीक है, ये देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है। क्या पहली चीज क्या कि जैन और बौद्ध धर्म कब उत्पन्न हुए थे? तो ये लगभग 800 से 600 ईस्वी पूर्व में उत्पन्न हुए थे। और हिंदू धर्म के बाद जो सबसे पुराने 2 धर्म है वो कौन कौन से हैं? जैन और बौद्ध धर्म है। आगे देखिए, आगे है भाषा के उपयोग में हिंदू शब्द की उत्पत्ति भौगोलिक संकेतार्थ से हुआ है। सिंधु, ग्रीक में इंडस नदी के पूर्व के स्थल पर रहने वाले लोगों का परिचय देने के लिए। देखिए, जो लोग क्या थे, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, वो क्या थे, वो सिंधु, जब वो सिंधु बोलते थे तो सिंधु नहीं कह पाते थे, उनके मुंह से हिंदू निकलता था। ठीक है, तो उनको क्या है, वो एक जो सिंधु नदी है उसके पूर्व में रहने वाले लोगों को क्या कहते थे? सिंधु कहते थे। तो क्या वो सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। और इसी तरह से जो ये क्षेत्र है, जो भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनको क्या कहा जाने लगा? हिंदू कहा जाने लगा। ठीक है, ऐसा जो थ्योरीज हैं वो बताती हैं। लेकिन इस्लाम के भारत में आगमन से इस शब्द का उपयोग एक धार्मिक समूह को बताने के लिए किया जाने लगा, ताकि इस्लाम से अलग कर सके। देखिए, पहले क्या था, पहले जो हिंदू शब्द है उसका मतलब सिर्फ एक भौगोलिक संकेतक था। क्या कि सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोग कौन है? हिंदू हैं। लेकिन जब इस्लाम आ गया भारत में, तो इस्लाम के लोग और हिंदू लोग अलग अलग रह सके, इसलिए जो हिंदू शब्द है इसको एक धार्मिक प्रतीक के रूप में, ठीक है, धार्मिक रूप से इसको प्रयोग किया जाने लगा। इसके पहले तक ये एक भौगोलिक संकेतक था। आगे देखिए, आगे है, इस दृष्टिकोण से आज भी हिंदू एक धार्मिक आधार पर पहचाना जाता है। हिंदू धर्म हिंदुओं के धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित एक सिद्धांत है। इसमें द्रविड़ पूर्व के लोग, द्रविडियन और इंडो आर्यन धार्मिक तत्व समाहित हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले सर्वश्रेष्ठ शक्ति को मानते हैं, जिसे ये लोग ब्राह्मण कहते हैं। धर्म यानी कि कर्तव्य के सिद्धांत के साथ कर्म, अच्छा कार्य, आत्मा का अमर होना, पुनर्जन्म का चक्र और मोक्ष निवारण कामना इस धर्म में की गई। यानी कि ये सब जो आपको बताए गए हैं क्या है, ये हिंदू धर्म के लक्षण हैं। ठीक है, हिंदू धर्म के साथ ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक मार्ग बताए गए हैं। जैसे निर्गुण भक्ति यानी कि निराकार ईश्वर की स्थापना, वो ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं होता है, और सगुण भक्ति यानी कि साकार ईश्वर की उपासना। जैसे हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक आकार चलता है कि शंकर भगवान इस तरह के दिखते हैं, राम भगवान इस तरह के दिखते हैं, हनुमान जी इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, तो वो मतलब साकार गुण, सगुण भक्ति का मतलब है वो भगवान जिसका हमारे मन में कोई आकार बैठा हुआ है, जैसे मूर्ति पूजा।
इनमें भी अलग अलग पथ हैं, जैसे शैव, शाक्त, वैष्णव, लिंगायत, सतनामी, आर्य समाज, कबीर पंथ इत्यादि। यानी कि ये सभी क्या है, ये हिंदू धर्म के अलग अलग जो पंथ हैं वो हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है लगभग 6 शताब्दी के बाद ईसाई धर्म भारत में आया। लगभग 6ठी शताब्दी के बाद जो है वो ईसाई धर्म भारत में आया। यह सीरिया के ईसाइयों के आने से ईसा वर्ष की पहले शताब्दी में पश्चिमी तट पर पहुंचा। बाद में अरब के व्यापारियों के साथ भारत में प्रवेश किया। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे नहीं पूछी जाएंगी। आगे देखिए, आगे है मात्र धर्म नहीं, आश्चर्यजनक ढंग से भारत में भाषाओं के आधार पर भी विविधता है। आपको पता होगा भारत में हर कुछ किलोमीटर्स के बाद में क्या होता है, जो भाषाएं हैं वो बदल जाती हैं। ठीक है, वास्तव में देश की भाषा की भिन्नता को समझना उतना ही जटिल है जितना धर्म की विभिन्नता को समझना। आगे देखिए, आगे है भारत का जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के कुल 57 क्षेत्रीय और अन्य रूपों को भाषाओं में अंकित किया गया है। भारतीय भाषाओं को 4 प्रमुख परिवारों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? यानी कि जो भारतीय भाषाएं हैं इनको 4 अलग अलग ग्रुप में, 4 प्रमुख ग्रुपों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? पहला है द्रविडियन, फिर है इंडो आर्यन, फिर है तिब्बती बर्मन और है एक एस्ट्रो एरियोटिका। ठीक है, यानी कि जो भारतीय भाषाएं हैं इनके 4 समूह, यानी कि इनके 4 प्रमुख समूह बना दिए गए हैं। कौन सा? द्रविडियन, इंडो आर्यन, तिब्बती बर्मन और एस्ट्रो एशियाटिका। ठीक है, ये सभी क्या है, ये 4 भारतीय भाषाओं के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, 4 प्रमुख फैमिलीज कह दी जाती है। ठीक है, देखिए इनमें से इंडो आर्यन देश के अधिकतम भाग में और अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है। यानी कि जो 4 ग्रुप हैं इनमें जो इंडो आर्यन भाषा है ये देश के सबसे ज्यादा लोगों में और सबसे ज्यादा भाग में बोली जाती है, खासकर उत्तर, पूर्व और पश्चिम में। इस परिवार की मूल भाषा संस्कृत है। आपसे ये चीज पूछी जा सकती है कि जो इंडो आर्यन भाषा है इसकी मूल भाषा क्या है, तो इसकी मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। और इसकी प्रमुख भाषाएं जो बोली जाती हैं उनमें हिंदी, बंगाली, बिहारी, पहाड़ी, गुजराती, भीली, राजस्थानी, कोंकणी, मराठी, ओडिया, असमी और पंजाबी हैं। आगे देखिए, आगे है भारत के दक्षिण में द्रविड़ परिवार की प्रमुख भाषा है, जैसे मलयालम, तमिल, कन्नड़, टोडा, तेलुगु, कोंडगरी और बदगा। ठीक है, ये जो सारी आपकी भाषाएं हैं ये किसकी हैं? ये द्रविड़ परिवार की प्रमुख भाषाएं। ठीक है, जो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं ये भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं उनमें बोली जाती है। जैसे आपका केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, उनमें ये भाषाएं जो है आपकी प्रचलित हैं। आगे देखिए, आगे है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और जम्मू कश्मीर के हिमालयन क्षेत्र में तिब्बती बर्मन परिवार के भाषाओं का उपयोग होता है। देखिए जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, यानी कि जितने भी हिमालयी राज्य आपके पड़ जाते हैं वहां पर कौन से परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? तिब्बती बर्मन परिवार की जो भाषाएं उनका उपयोग किया जाता है। जबकि जो मेघालय है और उड़ीसा तथा बिहार के कुछ भागों में एस्ट्रो एशियाटिक भाषा का उपयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? मेघालय, उड़ीसा और बिहार के कुछ भागों में। जैसे कौन कौन सी एस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं कौन कौन सी है? ये संथाली, मुंडारी, कोरकू और सबरा। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब है आपकी एस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं। आगे देखिए, आगे है मध्यकालीन अवधि आने तक भारत में भाषा धर्म इंटरफेस में बड़ा बदलाव आया। तब तक सभी मुख्य धर्म सामान्यतः उनके लिए एक भाषा में व्यक्त किया जाता था क्रमशः। उदाहरण, आगे देखिए उदाहरण आपके क्या दिए हैं? उदाहरण जैसे कि उदाहरण के लिए संस्कृत हिंदू धर्म की भाषा मान ली गई। ठीक है, अर्ध मगधी जैन धर्म की, ठीक है, जो अर्ध मगधी थी ये जैन धर्म की भाषा मान ली गई। पाली बौद्ध धर्म की भाषा मान ली गई। ठीक है, इनमें से प्रत्येक भाषा को शक्ति थी कि वह अपनी संबंधी धर्म को संपूर्ण रूप से व्यक्त करे। देखिए समय के साथ जैसे समय बदला तो हर धर्म को एक भाषा के रूप में पहचाना जाने लगा। ठीक है, जैसे जो संस्कृत थी ये हिंदू धर्म की भाषा मान ली गई, जो अर्ध मगधी थी ये जैन धर्म की भाषा मान ली गई, जो पाली भाषा थी ये बौद्ध धर्म की भाषा मान ली गई। आगे देखिए, जबकि मध्यकालीन अवधि में रहस्यवादी और संत देश के अनेक भागों से, जैसे ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र से, बसवन्ना, ठीक है,
क्या थे, बासवन्ना कर्नाटक से, नामलवर तमिलनाडु से, तुलसीदास, मीराबाई, नानक और कबीर उत्तर भारत से। ठीक है, ये क्या है, ये जो आपके कुछ संत हुए वो कहाँ कहाँ से थे, ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है। क्या है, जबकि मध्यकालीन अवधि में रहस्यवादी और संत देश के अनेक भागों से धर्म को व्यक्त करने के लिए शास्त्रीय धार्मिक भाषाओं के नायकत्व को चुनौती देते हुए मातृभाषा की वैधानिकता पर विवाद शुरू किया गया। ठीक है, शुरू किया, आपकी ये लाइन है, शुरू किया। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, उन लोगों ने धार्मिक छंद शास्त्र अपने क्षेत्र के खास मातृभाषा में लिखना शुरू किया, जैसे तमिल, मराठी, अवधी, राजस्थानी आदि। ये संत लोग सुधारवादी थे। ये क्या थे, ये सुधारवादी थे, यानी कि ये समाज में क्या करते थे, अपना जो साहित्य था भाषा के माध्यम से क्या करते थे, समाज में एक सुधार लाने का प्रयास करते थे। उन्होंने एक तरफ धर्म और धार्मिक व्यवहार जो प्राय अभिजात वर्ग के अधीन था को स्वतंत्र किया, धार्मिक प्रसंग में मातृभाषा के परिस्थिति को ऊपर उठाया, जन समूह के लिए धर्म को पहुंच के भीतर बना। पहले क्या होता था, जो आपका धर्म से जुड़ी भाषाएं ये बहुत टिपिकल होती थी, लेकिन इन संतों ने क्या किया, उसको जो आम बोलचाल की भाषा है, जो आम भाषा है जगह की, उसमें प्रचलित किया, ताकि जो धर्म का ज्ञान है वो समान जो जन साधारण है उन तक भी पहुंच सके। आगे देखिए, आगे है, संतों ने शास्त्रों को भी बोलचाल की भाषाएं जन समूह तक पहुंचाया। उदाहरण के लिए जैन शास्त्र को कन्नड़ और हिंदी में अनुवाद किया गया। धार्मिक पाठ को मातृभाषा में अनुवाद करने का प्रेरणा अनेक कारणों से आया। देखिए, जो धार्मिक पाठ हैं उनको मातृभाषा में उनका अनुवाद करने के लिए जो अनेक कारण थे वो क्या क्या थे। पहला कारण था आपका सामान्य समूह तक पहुंच के लिए जो शास्त्रीय भाषाओं में पढ़े लिखे नहीं थे, जो मात्र उस धर्म के अभिजात वर्ग द्वारा उपयोग किया जाता था, जैसे ब्राह्मण हिंदू के अंदर संस्कृत में औपचारिक अभ्यास करते थे, जबकि निम्न जाति के लोग इससे वंचित रहे। क्यों जरूरत पड़ी, जो धार्मिक चीजें थी, जो धार्मिक पाठ की चीजें थी, उनको आम जो मातृभाषा है उनमें अनुवाद करने की, ताकि जो चीजें हैं वो कुछ उच्च जातियों तक ही ना रह पाए। क्योंकि देखिए, पहले क्या होता था, पहले जो सारी हिंदू धर्म की चीजें हैं, जो धार्मिक चीजें हैं, वो संस्कृत में लिखी होती थी, और संस्कृत सिर्फ वो जो उच्च जाति के ब्राह्मण जाति के लोग थे सिर्फ वही पढ़ते थे, और जो निम्न जाति के लोग थे वो इन चीजों को पढ़ने से, लिखने से, समझने से वंचित रह जाते थे। इसलिए सभी चीजों को क्या किया गया, मातृभाषा में अनुवाद किया गया। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था आपका, यहाँ पर आपका बी कारण था, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मिशनरियों ने स्थानीय जनसंख्या को ईसाई धर्म में बदलकर भारत में अपनी कार्यक्रम को बढ़ाना शुरू किया। इसलिए भी क्या किया गया, जो धार्मिक ग्रंथ थे, जो धार्मिक पूजा पाठ के आपका साहित्य था, उसको जो मातृभाषा है जगह जगह पर उसको मातृभाषा में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, भारत के विशाल भाषाई विविधता की अनदेखी करके इसके औपनिवेशिक शासकों द्वारा यहाँ के लोगों को अंग्रेजी में पढ़ाने के निर्णय करने के पीछे कारण थे। अंग्रेजी भाषा में पढ़े लिखे भारतीयों को उनके कम मजदूरी पर लिपिक पद पर नौकरी के लिए जरूरत थी। बदले में इससे उसके प्रशासकीय खर्च में कमी आ गई। आगे देखिए, ये सब चीजें हालांकि आपसे इस एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये आपके मुख्य सेविका के एग्जाम के लिहाज से इररिलेवेंट है। ठीक है, लेकिन जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। आगे देखिए, आगे है, अंग्रेजी भाषा से ब्रिटिश के विश्वास पात्र भारतीय बनने का काम भी अपेक्षित था। उन लोगों ने मात्र उनको सरकारी नौकरी दी जिनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। इससे धनी शहरी निवासी और भारतीय जनसंख्या के भीतर का गरीब के लिए बीच वर्ग का वितरण किया गया। साथ में क्षेत्रीय भिन्नता बनाया गया। क्यों बनाया गया क्षेत्रीय भिन्नता? क्योंकि कुछ क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन था, लेकिन अधिकतर भारतीय अपने मातृभाषा के प्रति ही समर्पित थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर कुछ आपके परीक्षा उपयोगी तथ्य दे दिए गए, यानी कि वो पॉइंट जो आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और जिनके आपके नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में भी आने की प्रबल संभावना है। देखिए, पहला पॉइंट है आपका, E.B. टायलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत को आत्मावाद के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्या?
आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते, क्या कि प्रिमिटिव कल्चर किसकी पुस्तक है, ठीक है, तो किसकी पुस्तक है, ईबी टायलर की पुस्तक है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक में ईबी टायलर ने आत्मावाद के सिद्धांत को दिया है, तो ये दिया है प्रिमिटिव कल्चर में, ठीक है। या आपसे पूछा जा सकता है कि किसने आत्मावाद के सिद्धांत को किस पुस्तक में दिया है, तो 3 चीजें याद रखिएगा, क्या, ईबी टायलर, प्रिमिटिव कल्चर और आत्मावाद का सिद्धांत। जो इसमें आपके लेखक हैं वो कौन है, यानी कि जो जिसने लिखा है वो कौन है, जो वो है आपके ईबी टायलर। पुस्तक का नाम है प्रिमिटिव कल्चर और सिद्धांत कौन सा है, आत्मावाद का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जे.जी. फ्रेजर, ठीक है। जे.जी. फ्रेजर ने अपनी पुस्तक गोल्डन बो में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत जादू और धर्म के बीच अंतर करते हुए प्रस्तुत किया। ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या आपको याद रखना है, जे.जी. फ्रेजर थे, ठीक है, सिर्फ फ्रेजर भी आप याद रख सकते हैं। फ्रेजर ने अपनी किस पुस्तक में जादू और धर्म के बीच अंतर करते हुए मतलब धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत जादू और धर्म के बीच अंतर करते हुए बताया, तो ये बताया है जे.जी. फ्रेजर ने किस पुस्तक में, गोल्डन बो में। आपको 3 चीजें याद रखनी, क्या, जे.जी. फ्रेजर, पुस्तक का नाम है गोल्डन बो और धर्म की उत्पत्ति का आपका सिद्धांत है किस आधार पर, जादू और धर्म में अंतर के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की उत्पत्ति के सभी विद्यमान सिद्धांतों को निरस्त कर दिया। यानी कि आपके जो समाजशास्त्री थे इमाइल दुर्खीम, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसमें इन्होंने क्या किया था, धर्म की उत्पत्ति से संबंधित उस समय जितने भी सिद्धांत थे सभी को क्या कर दिया था, नकार दिया था, सभी को बेकार बता दिया कि सब बेकार है, ठीक है। आगे देखिए, ये तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आपको क्या याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ किसकी पुस्तक है, तो ये है इमाइल दुर्खीम की। आप में से जितने भी बच्चे समाजशास्त्र वाले होंगे उनको ये चीजें अपनी उंगलियों पर याद होंगी, ठीक है। उनके लिए क्या है, ये सब चीजें पढ़ना बहुत ही ज्यादा उनको फेमिलियर लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि उनके समाजशास्त्र का क्या हो रहा है, रिविजन हो रहा है। आगे देखिए, आगे है भारतीय भाषाओं के बहुलता के आधार पर अभी भी वहां राज्यों को स्थायी रूप से संगठित करने की आवश्यकता है। इसको विचार करके 1948 में नवनिर्वाचित सरकार ने एस.के. धर समिति का गठन किया ताकि इस मुद्दे पर विचार करे, ठीक है। क्या था, 1948 में जो नवनिर्वाचित सरकार थी उसने किसका गठन किया, एक समिति का, और समिति का नाम था एस.के. धर समिति, ठीक है, ताकि इस मुद्दे पर विचार करें। लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों को पुनः संगठित करने के विचार को निरस्त करते हुए समिति ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया, ठीक है। क्या किया, इस समिति ने, जो एस.के. धर समिति थी, इसने क्या कहा कि राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि किस आधार पर किया जाना चाहिए, जो प्रशासनिक सुधार है, मतलब समिति ने प्रशासनिक सुधारों के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया था। आगे देखिए, आगे है समिति की सलाह से असहमति जताते हुए उसी वर्ष सरकार ने जेपीवी समिति का गठन किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया को इसके सदस्य के रूप में रखा गया। समिति ने भी तुरंत राज्यों को पुनः भाषाई आधार पर संगठित करने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। देखिए, ठीक है, यानी कि उसके बाद जो आपकी जो समिति बनी थी एस.के. धर समिति, उसने भी राज्यों को भाषा के आधार पर संगठित करने का विचार क्या किया था, नहीं माना था। उसके बाद आपकी एक समिति बनाई गई जेपीवी समिति, इसने भी राज्यों को भाषाई आधार पर पुनः संगठित करने के लिए क्या कर दिया, नकार दिया, उसने भी ये सहमति नहीं मानी, ठीक है, इस प्रस्ताव को नहीं माना। उसके बाद देखिए 1953 में तेलुगु बोलने वालों की मांग, आगे देखिए, तेलुगु बोलने वालों की मांग और काफी विरोध के कारण झुकते हुए सरकार ने पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बनाया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है, ठीक है, कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। भाषाई आधार पर बनने वाला जो आपका पहला राज्य है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य है जिसका जो गठन है वो भाषाई आधार पर किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है
1956 ईस्वी में फजल अली समिति, ठीक है, कौन सी समिति? फजल अली समिति, और वो क्या है, सन क्या है, 1956 की अनुशंसा पर नेहरू सरकार ने देश को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों, कितने में? 14 राज्यों, ठीक है, 14 स्टेट्स, ठीक है, और कितनी? 6 यूटीज यानी कि 6 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, क्या किया? मतलब 1956 में फजल अली आयोग के कहने पर, उनकी अनुशंसा पर, जो नेहरू सरकार थी उस समय की, उसने देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा। राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल था, ठीक है। ये जो सारे हैं ये आपके आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये क्या थे? ये आपके राज्य थे, ठीक है। कितने में बांटा गया था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था ना, तो ये क्या है आपके? ये 14 राज्य हैं। इसके बाद 6 केंद्र शासित प्रदेश, देखिए 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? पहला था आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा था दिल्ली, तीसरा था हिमाचल प्रदेश, फिर था आपका लक्षद्वीप, इसके बाद था आपका मिनिकोई, ठीक है, फिर था अमिंडीवी द्वीप समूह, और फिर था मणिपुर और त्रिपुरा। ये जो आपके 6 हैं, कौन से? ये जो आपके 6 हैं ये क्या है? ये आपके केंद्र शासित प्रदेश थे। ये आप बस याद रखिएगा कि 1956 में फजल अली समिति की अनुशंसा पर जो नेहरू सरकार थी उसने देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। आगे देखिए, आगे है 1960 में पुनः विरोध और हिंसा के पश्चात बंबई को गुजरात और महाराष्ट्र को 2 भागों में बांटा गया। नागाओं के लिए नागालैंड का सृजन 1963 में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि नागालैंड का सृजन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1963 में। इसके बाद देखिए, इसके बाद है और 1966 में शाह समिति के रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पंजाब से अलग किया गया। इन सब में हरियाणा में पंजाबी बोलने वाले लोग आ गए। उत्तराखंड की मांग के दबाव के कारण, जिसके मूल में पहाड़ी पहचान थी, जिसको कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा बोलने वाले लोग थे, ठीक है, को 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, ये आपका एग्जाम क्या है, उत्तर प्रदेश का ही है, और उत्तराखंड क्या था? पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। आपको पता, आपसे ये पूछा जा सकता है क्या कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करके नया राज्य कब बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया था वर्ष 2000 में। सिर्फ इतना याद रखिए। आगे देखिए, आगे है इसी वर्ष बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को काटकर बनाया गया। इसी वर्ष यानी कि सन 2000 में ही क्या हुआ, जो बिहार था, बिहार को ही विभाजित करके एक अन्य राज्य बनाया गया झारखंड, और मध्य प्रदेश को विभाजित करके एक नया राज्य बनाया गया छत्तीसगढ़। और ये दोनों ही चीजें कब हुई थी? सन 2000 में ही हुई थी। देखिए 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया, और मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से काटकर तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए वर्ष 2014 में बनाया गया, ठीक है। ये तो आपको याद ही होगा, ये रिसेंट टाइम में बनाया, अभी इसके 8-9 साल ही हुए हैं। क्या कि आंध्र प्रदेश को विभाजित किया गया 2 भागों में, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य को विभाजित करके एक नया राज्य बनाया गया। तेलंगाना कब बनाया गया? ये 2014 में। ये आप लोग को याद होगा, ठीक है। अन्य प्रशासकीय, राजनैतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मुद्दे के अलावा भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण किए गए, ठीक है। जो और अन्य राज्यों के निर्माण किए गए हैं, किसी का मुद्दा ऐतिहासिक था, किसी का सांस्कृतिक था, किसी का राजनैतिक था, किसी का प्रशासकीय था, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर था, कौन सा आपका, काफी बड़ा चैप्टर था आपका जो चैप्टर था विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता और धर्म, ये चैप्टर आपका पूरी तरह से, इसकी जो थ्योरी है ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस हैं इसमें क्वेश्चंस हैं
इसमें आपके 80 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो आपके 80 क्वेश्चन हैं ये आपके 1 या 2 वीडियो में 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके बाद जो आपके चैप्टर बने हैं, कोई चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, यही आपके सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर था जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करते रहिए और जहां पर आपको लगे शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।